नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ग्राम विकास बड़े 101 भारत में ग्राम विकास खंड 1 ग्रामीण समाज इकाई 2 ग्रामीण आर्थिक संरचना 2.0 उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य ग्रामीण आर्थिक संरचना की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करना है। यह ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न घटकों जैसे जजमानी से आधुनिक ग्रामीण व्यवस्था, भारतीय कृषि की विशेषताएं, संबंधित व्यवसाय, ग्रामीण बाजार, निर्धनता एवं बेरोजगारी आदि के बारे में विस्तार से जानकारी देती है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य हो जाएंगे कि कृषक समाज को समझ सकेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों की समझ हो सकेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व का वर्णन कर सकेंगे, भारतीय कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सामान्य प्रवृत्ति एवं आगे उपज में सुधार की विवेचना, भारतीय कृषि की समस्याएं जैसे भूमि वितरण में असमानताएं, ऋण की समस्या एवं इन समस्याओं के समाप्त करने हेतु प्रयासों को समझना और ग्रामीण क्षेत्रों का बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने की स्थिति को समझना। 2.1 प्रस्तावना। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था अन्य देशों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक जटिल एवं अलग है। आजीविका प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान ग्रामीण लोग एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार के आर्थिक संबंध बनाते हैं, परंतु भारतीय जाति आधारित व्यवस्था जिसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं जो इन आर्थिक संबंधों को और अधिक जटिल बना देती है। आप जानते हैं कि अभी भी भारतीय सामाजिक संबंधों में जाति का आधिपत्य है। जजमानी व्यवस्था के साथ जाति व्यवस्था में संस्तरणात्मक स्तर जो जाति व्यवस्था की उपज है जो विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक आर्थिक संबंधों को निर्धारित करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं जिससे समाज में समृद्धि तथा तरक्की की जा सके। इन प्रयासों के परिणाम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज के अंदर अब दिखने लगे हैं। ग्रामीण आर्थिक संरचना पिछले 6 दशकों से रूपांतरण एवं परिवर्तन की प्रक्रिया से होकर गुजर रही है। आधुनिकता का परंपरागत मूल्यों से मुठभेड़ होने के कारण यहाँ नवीन ग्रामीण आर्थिक संरचना उभर रही है। इस इकाई को इस तरह तैयार किया गया है कि नई भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पारंपरिक से आधुनिक बनने की प्रक्रिया को समझा तथा नवीन ग्रामीण आर्थिक संरचना का विचार प्रस्तुत किया जा सके। 2.2 जजमानी व्यवस्था से आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि भारत की नवीन आर्थिक अर्थव्यवस्था में जजमानी व्यवस्था अपना महत्व खोती जा रही है। पारंपरिक तौर पर भारतीय जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार नहीं देती। जाति व्यवस्था में इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था ने जजमानी व्यवस्था, जो कि विभिन्न जातियों को आपस में सामाजिक आर्थिक तौर पर जोड़ती श्री को जन्म दिया। सांस्थानिक विधि से लोग एक दूसरे की सहायता करते थे या वो कहे कि जजमानी व्यवस्था में तौर तरीके आर्थिक आधार पर थे। भारत में शताब्दियों से कृषि एक सामान्य व्यवसाय रहा है। सभी जातियां उससे जुड़ी थीं, लेकिन निम्न जातियां अधिकांशतः सीमांत कृषक या भूमिहीन कृषक हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि कृषि मजदूर सामान्यतः जाति विशेष के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी काम पर लिए जाते थे। यह सुनिश्चित है कि किसानों एवं कृषि मजदूरों के बीच संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। किसान क्लाइंट अपने मजदूरों के भरण पोषण तथा अन्य सामाजिक जिम्मेदारियों जैसे विवाह, जन्म, मृत्यु या बीमारी आदि में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य थे। वे इन मजदूरों के पारिवारिक विवादों को भी सुलझाने में मध्यस्थ का कार्य करते थे। इस प्रकार उनसे माता पिता जैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। इसी कारण से उन्हें सेवादार या अधिग्रहित मजदूरों के द्वारा मालिक भगवान या अन्नदाता कहकर सम्मान दिया जाता था, न कि नौकर व मालिक की तरह। इनकी मजदूरों की मजदूरी भी तय नहीं होती थी। फसल कटाई के समय सभी जातियों को अन्न में से हिस्सा दिया जाता था, जैसे खेतीहर मजदूर, नाई जो वर्ष भर हजामत बनाता था,
चोबी जो साल भर किसान व उसके पूरे परिवार के कपड़े धोता था, लोहार जो साल भर किसान हेतु कृषि यंत्र उपलब्ध करवाता था तथा कृषि यंत्रों की मरम्मत का कार्य करता था। इसी प्रकार अन्य जातियां जैसे बढ़ई, सफाई कर्मी, मोची आदि भी थे। फसल उत्पाद में इन सेवा प्रदाओं का अंश देना जजमानी व्यवस्था की खासियत थी। उत्सवों, शादी, जन्नादि के समय इन जाति के लोगों को धन व उपहार भी दिए जाते थे। विलियम विशर ने अपने शोध कार्य में 17 प्रकार के इनाम इन कार्य करने वालों के लिए बताए हैं। इनमें मुतावास, भूतुपलेई धन के लिए, ब्याज रहित ऋण, चिकित्सा में सहायता, कृषि के लिए कुछ भूमि आदि सम्मिलित हैं। इन इनामों की संख्या जजमान की हैसियत तथा सेवा प्रदाता की प्रार्थना पर भी निर्भर करती थी। हेराल्ड ग्रूड ने इन जजमानी संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। आपसी संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होते थे। जजमान या सेवा प्रदाता इन संबंधों को चाहकर भी तोड़ नहीं पाते थे। एस.सी. दुबो ने अपने अध्ययन में पाया कि जजमान अपने कमेरे को काम छोड़ने के लिए नहीं कह सकते थे, क्योंकि कोई दूसरा कमेरा या जजमान इसे जजमानी व्यवस्था के निर्धारित मान्यताओं के विरुद्ध मानता था। साथ ही अन्य जाति के उन्हें वर्तमान साथी जो इस काम को करने के उपयुक्त थे, इसे आधारहीनता मानते थे। उन्हें कमेरे के विरोध का सामना करना पड़ता था। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती थी जो अपनी जातिगत हितों की रक्षा करती थी। विवादास्पद मामले जाति पंचायत के सामने लाए जाते थे तथा जो व्यक्ति अपराधी होता था उसे उचित दंड भी दिया जाता था। कभी कभी तो कामिन को अपने जजमान को छोड़ने की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। विलियम वाइजर ने करीमपुर गांव में पाया कि होबियों को गांव छोड़ने की अनुमति नहीं थी। उपरोक्त विशिष्ट जजमानी व्यवस्था वर्तमान में परिवर्तन की प्रक्रिया से होकर गुजर रही है एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से इसकी जड़ें उखड़ रही है। इसके कई कारण हैं, जैसे साक्षरता दर का प्रसार, नए व्यवसायों का सृजन जो सभी जातियों के लिए उपयुक्त हो, न्यूनतम वेतन कानून, जमींदारी उन्मूलन एवं बंधुआ मजदूर उन्मूलन, विकास कार्यक्रम, रोजगार गारंटी योजनाएं, औद्योगिकरण एवं पलायन दर में वृद्धि आदि। ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजादी के बाद से ही फार्म सेक्टर एवं नॉन फार्म सेक्टर दोनों सेक्टरों में ढांचागत परिवर्तन निम्न प्रकार से हुए हैं। 1. कृषि क्षेत्र, सिंचाई की उन्नत तकनीक, उच्च पैदावार क्षमता वाले बीज, खाद एवं कीटनाशकों के प्रयोग से अधिक आधुनिक हो गया है। अब हार्वेस्टर, स्प्रिंकलर आदि मशीनों का चलन बढ़ गया है। इन साधनों के प्रयोग से कृषि कार्यों में मजदूरों की निर्भरता कम हो गई है। फलस्वरूप जजमानी व्यवस्था बदल रही है। क्या आप जानते हैं एक हार्वेस्टर 1 हेक्टेयर गेहूं के खेत में से मात्र 1.25 घंटे में गेहूं निकाल देता है। इसी काम को 7 जोड़ी बैलों के साथ 36 कार्य दिवसों में पूरा किया जाता था। यह इसलिए भी संभव हुआ कि तकनीक, संस्थानिक वित्त, भूमि सुधार आदि की सुगमता के कारण संभव हो पाया है। कृषि उत्पादों का बाजारीकरण भी आसान हुआ है। कृषि मंडी समितियों का गठन करके कृषक को अपने उत्पाद का सही मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाया जाता है। फसल बीमा योजना भी लागू की जा रही है। इनसे कृषि के क्षेत्र से संबंधित खतरों को कम करने में मदद मिली है। 2. औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण शहरों की तरफ पलायन कई गुना बढ़ा है, परंतु अधिकतम पलायन करने वालों ने अपने पैतृक गांवों से संबंध घनिष्ठ बनाकर रखे हैं। कभी कभी इनके परिवार गांवों में ही रहते हैं तथा ये अपनी कमाई का निवेश भी गांवों में ही करते हैं, जैसे भूमि खरीदना या घर बनाना, तथा इन पलायनकर्ताओं का आना जाना अपने पैतृक गांवों में बना ही रहता है। 3. पलायनकर्ताओं द्वारा धन भेजने के कारण ग्रामीण रोजगार गारंटी एवं कृषि उत्पादों की उचित मूल्य पर बिक्री संभव हो जाने के कारण गांवों में बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ है। मीडिया एवं सूचना तकनीक के प्रसार ने इसमें और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज उपभोक्तावाद को गांवों में भी देखा जा सकता है। गांवों में ढांचागत सुविधाओं का विकास जैसे रोड, बिजली, पानी, टेलीफोन, यातायात ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 4. पारंपरिक रूप से व्यवसाय चुनने की आजादी मिल जाने से लोगों को अपनी समझ का रोजगार करने की स्वतंत्रता दी है।
अब जाति, व्यवसाय चुनने में बाधक नहीं रह गई है। यह इसलिए संभव हुआ कि नए रोजगार जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की विक्री या कीटनाशक की दुकान खोलना आदि व्यवसायों में जाति कोई बंधन नहीं है। 5. आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्यवसाय चुनने के मामले में अधिक तार्किक हो गई है। वर्तमान में लाभ कमाने की इच्छा को मुख्य प्रोत्साहन बिंदु समझा जाता है। यहाँ तक कि कम लाभ वाले व्यवसाय जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना आदि, आजकल बैलगाड़ी एवं टोकरी बनाने जैसे कामों से ध्यान हट रहा है। यही प्रतिमान कृषि में भी दिख रहा है। उदाहरण के लिए, नगद भुगतान वाली फसलों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। श्रम शक्ति को जरूरत के हिसाब से रखा जाता है। उनकी कोई जिम्मेदारी काम लेने वाले पर नहीं होती है। तनख्या बाजार भाव के अनुसार नगद ही दे देना जमींदार या व्यवसायी के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चुनी जाती है। 6. किसान एवं व्यवसायी अपने अपने व्यवसाय में अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक जोखिम उठाने लगे हैं। अब उनमें उद्यमिता दिखने लगी है। ये अब भविष्य को देखकर निवेश करते हैं। पहले किसान जरूरत के लिए अन्न उपजाते थे एवं अतिरिक्त उपज को ही बाजार में बेचते थे, परंतु आज वे बेचने के लिए ही पैदा करते हैं। आविष्कारों को कृषि एवं क्षेत्रों में अधिकता से प्रयोग किया जा रहा है। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 2.3 भारत में कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका मुख्य रही है। यह जनसंख्या के लिए खाद्यान्न, उद्योगों के लिए कच्चा माल, अतिरिक्त उत्पाद को बाहर भेजकर विदेशी मुद्रा तथा ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजगार का प्रमुख साधन रही है। पहले भारत की जीडीपी में कृषि का अंश 56.6% था, जो घटकर 1982-83 में 36.4% तथा 2008-07 में 18.5% ही रह गया, जो तालिका 1 में दिया गया है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। तालिका 2 से स्पष्ट हो जाता है कि 1950-51 से 2006-07 के बीच खाद्यान्न उत्पादन लगातार 25% की दर से बढ़ा है। कृषि ने खाद्य सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता में मुख्य भूमिका निभाई है। कुल बुवाई क्षेत्र जो 1950-51 में 1187.5 लाख हेक्टेयर था, वह 2003-04 में बढ़कर 1409.6 लाख हेक्टेयर हो गया। गैर खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्रफल अधिक सामान्य रूप से हुआ, परंतु इसकी भागीदारी जो 1950-51 में 76.71% भूमि थी, 2003-04 में घटकर 656% रह गई। सभी प्रमुख फसलों में 1950-51 से 2008-09 के बीच बढ़त दर्ज की गई। तालिका 2 में फसल वृद्धि को दिखाया गया है। तालिका 2 प्रमुख फसलों व कृषि उत्पादन में वृद्धि मिलियन टन प्रति हेक्टेयर। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। तालिका 2 से हमें पता चलता है कि गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसमें 1950-51 से 2005-06 के बीच लगभग 13 गुना बढ़ोतरी हुई है तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी 4 गुना वृद्धि हुई है। इसी अवधि में चावल के उत्पादन में भी 4.5% वृद्धि एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी लगभग 3.5% बढ़ोतरी हुई है। खाद्यान्नों के उत्पादन में इस सतत वृद्धि के कारण भारत विश्व का अग्रणी खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न उत्पादन देश बन गया है। परंतु प्रति हेक्टेयर उपज के मामले में भारतीय कृषि अभी भी विकसित देशों की तुलना में असंतोषजनक है। भारत का गेहूं उत्पादक देशों में प्रति हेक्टेयर उपज के आधार पर 38वां तथा चावल उत्पादन में 52वां स्थान है। तालिका से यह भी पता चलता है कि कृषि उपज में वृद्धि हरित क्रांति के समय में होना प्रारंभ हुआ था, क्योंकि हरित क्रांति में अनेक तथ्यों को, जैसे उन्नत तकनीक का प्रयोग, उच्च उत्पादकता वाले बीज, खाद, कृषि शोध, भूमि संरक्षण, सिंचाई साधनों का विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, वित्तीय संस्थानों का ग्रामीण क्षेत्रों में खुलना तथा कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सम्मिलित किया गया था। यह भी देखा जा रहा है कि 2002-03 से कृषि उत्पादन लगभग स्थिर हो गई थी। यह एक चिंतनीय विषय है, क्योंकि कृषि अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है एवं अन्य क्षेत्र इस पर निर्भर हैं। हमें एक और कृषि क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि हमें खाद्यान्नों की कमी को पूरा करके विकास दर को बढ़ाना है।
शोध से हमें पता चलता है कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने की अपार क्षमता उपलब्ध है। जैसे भारत में 4000/5810 किलोग्राम चावल प्रति हेक्टेयर तथा 8000/8500 किलोग्राम गेहूं प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने की क्षमता है, परंतु हम 2186 किलोग्राम चावल एवं 2891 किलोग्राम गेहूं प्रति हेक्टेयर ही पैदा कर पाते हैं। यही आंकड़े अन्य कृषि उत्पादों के बारे में भी है। उच्च उत्पादन दर तभी प्राप्त की जा सकती है जब हम असिंचित कृषि क्षेत्रों में भी सिंचाई के साधन उपलब्ध करवा पाए, मानसून पर निर्भरता कम हो, भूमि सुधार कार्यक्रम, भूमि संरक्षण, भूमि को उपयुक्त आकार में बदलना तथा मौसम के बारे में बेहतर भविष्यवाणी आदि करने की क्षमता विकसित कर पाए। 2.3.1 भारत में शस्य स्वरूप। फसल बुवाई के तरीकों को सीखकर हम अपनी दुर्बलताओं एवं शक्तियों की पहचान कर सकते हैं, साथ ही उन क्षेत्रों को चिन्हित कर सकते हैं जहां कृषि उत्पादन की प्रक्रिया को बेहतर बना सकें। बुवाई के तरीकों से हमारा तात्पर्य यह है कि अलग अलग समय में कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर किस किस फसलों को बोया जा सकता है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के बुवाई क्षेत्र हैं: औसत बुवाई क्षेत्र, कुल बुवाई क्षेत्र तथा बहुफसली इंडेक्स। कुल बुवाई क्षेत्र से हमारा तात्पर्य खेती के तहत आने वाला कुल क्षेत्रफल है। औसत बुवाई क्षेत्र से हमारा आशय है कि खेती के लिए कुल कितना क्षेत्रफल प्रयोग हो रहा है तथा एक ही खेत को उतनी ही बार गिना जाता है एक वर्ष में जितनी बार उसमें फसल बोई जाती है। बहुफसली इंडेक्स का अर्थ फसल की तीव्रता से होता है। यह कुल फसल क्षेत्रफल तथा बुवाई क्षेत्रफल का अनुपात होता है। 1990 में यह बहुफसली इंडेक्स 135% था, जिससे पता चलता है कि अभी भी भारत में बुवाई के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। वर्ष में जहां पर एक ही फसल उगाई जाती है उसे 2 गुना किए जाने की संभावना है। भारत में बुवाई विधियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में फसल बुवाई मौसम के अनुसार 1, खरीफ फसल 2, रबी फसल 3, जायद फसल। प्रयोग के अनुसार खाद्य फसल ली, गैर खाद्य फसल कैश, जूट, कपास। गन्ना 3, फल फूल एवं सब्जियां। ए मौसम के अनुसार यहाँ पर 3 प्रकार की फसलें हैं। A.1 खरीफ फसल, ये फसलें मई एवं सितंबर के मध्य बोई जाती हैं। इसमें मुख्य फसलें हैं चावल, ज्वार बाजरा, चना, कपास, गन्ना, जूट, सोयाबीन, मूंगफली एवं तंबाकू। A.2 रबी फसलें, ये फसलें अक्टूबर एवं दिसंबर के मध्य बोई जाती है। इनमें प्रमुख हैं गेहूं, दालें, मूंगफली, सरसों आदि। A.3 जायद फसलें, इनका बोने का समय मार्च जून है। इस मौसम के प्रमुख फसलें हैं सब्जियां, फल जैसे नींबू। संपूर्ण कृषि उत्पादन में से खरीफ उत्पादन से 60%, रबी से 25% तथा जायद से 15% आता है। तालिका 3 मौसम के अनुसार कृषि उत्पादन के पैटर्न, मिलियन टन। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि खरीफ फसल खाद्यान्न एवं गैर खाद्यान्न के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको यह भली भांति पता होना चाहिए कि खरीफ मानसून मौसम की फसल है, अतः खेती की सफलता या असफलता मानसून पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि जून सितंबर 2007 में दक्षिण पश्चिम मानसून में 5% अतिरिक्त वर्षा हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि लगभग सभी कृषि उत्पादों में वृद्धि दर्ज की गई। भारत में मुख्य फसलों का क्षेत्रफल खाद्य फसलों, दाल, सब्जी, फल आदि की कुल बुवाई का क्षेत्रफल का लगभग 3/4% है। 11,850-51 से 2004-05 तक मुख्य फसलों का बुवाई क्षेत्रफल किस प्रकार से दें? तालिका 4 मुख्य फसलों का क्षेत्रफलवार ब्यौरा, मिलियन हेक्टेयर। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। उपरोक्त तालिका से हमें पता चलता है कि 1960-51 से 2001 के बीच चावल एवं गन्ना के बुवाई क्षेत्रफल में बहुत बढ़ोतरी तथा दालों एवं कपास में हल्की बढ़ोतरी हुई, जबकि जूट का क्षेत्रफल स्थिर रहा है। मुख्य फसलों के क्षेत्र में 1989-90 एवं 2006-07 में चावल 0.14%,
गेहूं 0.73%, दाल 0.35%, खाद्यान्न 0.26%, कपास 0.86%, तिलहन 0.02%, गन्ना 1.15% तथा कुल क्षेत्रफल 10% पौधारोपण के तहत अंतर्गत आया है। पौधारोपण हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इनसे हमें विदेशी मुद्रा के साथ साथ रोजगार भी मिलता है। इनमें चाय, कॉफी, रबर, नारियल, काजू आदि हैं। भारत काजू का सर्वाधिक उत्पादक है। हमारे यहाँ 24,000 हेक्टेयर में 0.57 मिलियन काजू पैदा होता है। भारत में वनीला का उत्पादन 1990 में शुरू हुआ। भारत में 101 मीट्रिक टन वनीला 27.81 हेक्टेयर में, 12,148 मिलियन टन नारियल 1.93 मिलियन हेक्टेयर में पैदा किया गया। भारत रबर का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रबर में 2002-03 में 5.7 लाख हेक्टेयर में लगभग 8% वृद्धि हुई। इसी अवधि में उत्पादन 31% बढ़ गया। यह प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ने के कारण हुआ। 2006-07 में 2.88 लाख कॉफी पैदा हुई, जो कि 2005-06 की 274 लाख से थोड़ा अधिक थी। 2006-07 में 947.12 मिलियन चाय का उत्पादन हुआ, जो 2006-06 में 948.94 मिलियन किलोग्राम थी। भारत सब्जियों एवं फलों का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। भारत में 48.1 लाख हेक्टेयर में फल पैदा किए जाते हैं, जबकि 9.3 करोड़ टन सब्जियां 63 लाख हेक्टेयर भूमि में पैदा हुई। फूलों का उत्पादन कृषि पैटर्न में बदलाव का बड़ा परिवर्तन है। भारत में लगभग 1.14 लाख हेक्टेयर भूमि पर फूल उगाए जा रहे हैं। भारत में औषधीय पौधों का उत्पादन भी उत्पादन पैमाने पर हो रहा है। 2.3.2 कृषि विकास की अवस्थाएं। आजादी के बाद से भारतीय कृषि विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ये है: 1. पूर्व हरित क्रांति 1950-51 से 1960 का मध्य तक। 2. प्रारंभिक हरित क्रांति मध्य 1980 से उत्तर 1970 का दशक। 3. विस्तृत तकनीकी प्रसार काल 1980 से 1990। 4. शुरुआती सुधार काल 1990 से मध्य 1900 डंडा। हम ये देखते हैं कि परिवर्तन का दबाव पहली अवस्था की स्थितियों पर निर्भर करता है। दूसरी अवस्था या हरित क्रांतिकाल में उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस अवधि में खाद्यान्न का उत्पादन 221% प्रति वर्ष बढ़ा। इसमें गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि महत्वपूर्ण थी। तीसरी अवस्था में हरित क्रांति के तरीकों को देश के बड़े हिस्से में प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। ढांचागत प्रसार जैसे सड़क, बिजली, पानी, कृषि शोध आदि किए गए। चौथी अवस्था में, जो 1990 में शुरू हुई, गैट एवं डनकल प्रस्ताव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक ढांचे के अनुसार चलाने पर बल दिया गया। तीसरी अवस्था में खाद्यान्नों के उत्पादन में हल्की न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई। 1989-90 से 2006-07 के बीच खाद्यान्न उत्पादन की दर मात्र 1.18% तथा प्रति हेक्टेयर उपज मात्र 143% रह गई थी। यही प्रवृत्ति तिलहन एवं गन्ने में भी देखी गई। यह स्थिति बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ण करने में खतरे की घंटी बन गई। 2.3.3 कृषि उत्पादों का बाजारीकरण। 1960 में एपीएमसी कानून राज्य एवं केंद्र सरकार ने पारित किया ताकि कृषि उत्पादों के बाजारीकरण को नियमित किया जाए। उस समय मात्र 256 नियमित बाजार थे, जो 2003 तक 7,521 हो गए। वर्तमान में 27,294 साप्ताहिक, जो कुल बाजारों का 15% है। इन बाजारों में किसानों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा समय समय पर तय किया जाता है ताकि किसानों को लाभ मिल सके। 2.3.4 कृषि विकास में क्षेत्रीय असमानता। भारत में भौगोलिक असमानता तथा अन्य अनेक कारणों से भारत के सभी राज्य एवं प्राकृतिक क्षेत्र विकास का सही लाभ नहीं उठा पाते। पंजाब, हरियाणा एवं यूपी ने हरित क्रांति के समय
अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक उल्लेखनीय विकास किया। 1980 के दशक में पश्चिमी बंगाल ने 6% प्रति वर्ष की कृषि उपज पैदा की। गुजरात, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश ने 1999 से 2001-02 के बीच बहुत अच्छी वृद्धि दर प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। हरित क्रांति के प्रदेशों हरियाणा, पंजाब एवं यूपी, जिनका खाद्यान्न उत्पादन में मुख्य हिस्सा था, 2000 में यह कम हो गया। इन राज्यों में खाद प्रयोग में भी बहुत असमानता है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर 209 किलोग्राम खाद 2008-07 में खपत होती थी, जबकि ओडिशा में मात्र 46.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही था, जो देश के औसत 112.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से काफी कम है। एक आम अवधारणा स्थापित हुई है कि खादों के प्रयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। सिंचाई के साधनों में विकास के कारण वृहत, मध्यम एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं स्थापित की गई है। सिंचाई धारिता में, जो कि वर्ष 1991-92 में 81.208 मिलियन हेक्टेयर थी, इसे वर्ष 2008-07 में बढ़ाकर 102.8 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया। वर्तमान में लगभग 43% बुवाई क्षेत्रफल सिंचित है तथा सिंचाई क्षमता लगभग 140 है। उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र से अधिक सिंचित है। करेंसी एंड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार 2001-02 में पंजाब का 97.8% कुल बुवाई क्षेत्रफल तथा महाराष्ट्र की मात्र 18.1 कृषि भूमि सिंचित थी। इंडियन इकोनॉमी बाय पुरी मिश्रा, पी. 280 11वें प्लान के ड्राफ्ट अनुसार सिंचाई संसाधनों के बेहतर प्रयोग के लिए जल प्रयोगकर्ता एसोसिएशन बनाने की आवश्यकता है, जो बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना को शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया था। इस रिपोर्ट में पाया गया कि सिंचाई क्षेत्र एवं भू में बहुत भिन्नता थी। उदाहरणतः आंध्र प्रदेश में 10,780 हुआ 4,800 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए, जबकि यूपी में मात्र 24 हुआ 10.55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिए बनाए गए। हरियाणा, कर्नाटक एवं उड़ीसा वे राज्य हैं जिनमें बड़ी संख्या में हुआ की स्थापना की गई। सूक्ष्म सिंचाई निधि में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की सहायता से सिंचाई की जाती है। इनको उपलब्ध सिंचाई साधनों के बेहतर प्रयोग के औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिनसे बिजली, पानी एवं उर्वरक की बचत होती है। ड्रिप सिंचाई से 25-60% तक पानी की बचत होती है तथा उपज में 80% तक बढ़त होती। वहीं पर स्प्रिंकलर सिंचाई से 25 से 33% तक पानी की बचत हो जाती है। यहाँ पर भी राज्यवार भिन्नता पाई जाती है। 11वें प्लान में देखा गया कि देश के कुल ड्रिप सिंचाई का 46%, कर्नाटक 21%, तमिलनाडु 14%, आंध्र प्रदेश 12% तथा अन्य राज्यों में इसका प्रयोग बहुत ही कम है। 1988 से नेस द्वारा करवाए गए सर्वे के 54वें दौर के बाद पाया गया कि पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के 80% घर ट्रैक्टर एवं पावर टिलर का प्रयोग करते हैं, जबकि असम, बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के 25% से भी कम लोग ट्रैक्टर एवं पावर टिलरों प्रयोग करते हैं। भारत में औसत कृषि योग्य भूमि का भी असमान वितरण है। 1990-91 की कृषि जनगणना के अनुसार भारत में कृषि योग्य भूस्वामित्व का प्रतिशत मात्र 1.55 हेक्टेयर है। यह दर नागालैंड में हेक्टेयर, राजस्थान 4.11, अरुणाचल प्रदेश 3.72, पंजाब 3.81, यूपी मात्र 0.9 हेक्टेयर है, जबकि बिहार 0.83, बंगाल 0.9 एवं तमिलनाडु में 0.9 हेक्टेयर हैं। छोटी आकार वाली भूस्वामित्व कृषि आर्थिक रूप से कम लाभप्रद होती है। इस कारण से कल्टीवेटर आदि का प्रयोग आधुनिक तकनीकों के प्रयोग करके जोतों का सही अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता। बोध प्रश्न 1 आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्या गुण हैं? 2 भारतीय कृषि में हुई वृद्धि के विभिन्न चरण क्या है? 2.4 संबंधित व्यवसाय। निसंदेह कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था को धुरी है, परंतु हम इससे संबंधित व्यवसायों भूमिका के महत्व को भी नजरअंदाज भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं कर सकते हैं। ये व्यवसाय अनेक लोगों के लिए जैसे
खेतिहर मजदूर, छोटे व मझोले किसान आदि की आजीविका का प्रमुख साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन संबंधित व्यवसायों की लंबी सूची है। इसका महत्वपूर्ण गुण यह है कि कृषि तो सभी जाति के व्यक्तियों द्वारा की जाती है, परंतु ये व्यवसाय पारंपरिक रूप से जाति विशेष के लोग ही करते हैं। जैसे दुग्ध का कार्य यादव एवं घोसी, गजरिया एवं पाल के लिए बकरी पालन, निषाद एवं केवट मछली पालन, कुम्हार मिट्टी के बर्तन, बढ़ई लकड़ी का कार्य, लोहार लोहे का कार्य, कोरी, सूत्रकार एवं जुलाहा सूत का कार्य तथा कुछ जातियां शहद का काम करती है। हालांकि औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण इस व्यवस्था में अब परिवर्तन आ रहे हैं। कुछ व्यवसाय अपनी पहचान खो रहे हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन एवं ब्रिक्स आदि अपनी पहचान खो रहे हैं, क्योंकि बाजार में अन्य बेहतर एवं सस्ते विकल्प सुगमता पूर्वक उपलब्ध हैं। फलस्वरूप इन व्यवसायों के साथ जुड़े लोग अब अन्य कार्य करने लगे हैं। अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय है डेयरी तथा गछली पालन आदि है। 11 प्लान की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी का लिवस्टॉक 4.5 था, जिसमें 5.5% श्रम शक्ति लगी है। 2006-07 में इस सेक्टर ने 0.1 मिलियन टन दुग्ध, 51 बिलियन अंडे, 95 मिलियन किलोग्राम उन्नत तथा 2.5 मिलियन मांस का उत्पादन किया। 17वें लिवस्टॉक जनगणना के अनुसार कुल लिवस्टॉक जनसंख्या 485 मिलियन है। 1950-51 में भारत में मात्र 17 मिलियन टन दूध पैदा होता था, जो 2007-08 में बढ़कर 102 मिलियन टन हो गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। प्रति व्यक्ति दूध खपत जो -1968-69 में 112 ग्राम थी, 2006-07 में बढ़कर 246 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई, जो विश्व की औसत 265 प्रति व्यक्ति से अभी भी कम ही है। लगभग 80% दूध असंगठित क्षेत्र तथा 20% सहकारी एवं प्राइवेट डेयरियों में पैदा होता है। देश में 11.2 लाख ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियां 265 जिलों में कार्य कर रही है। भारत अंडा पैदा करने वाले देशों में 5वें स्थान पर है। भारत में 2004-06 में 45 बिलियन अंडे पैदा किए गए। इस क्षेत्र ने बहुत से लोगों को रोजगार दिया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल एवं पंजाब में 60% से अधिक अंडा उत्पादन होता है। देश में प्रति व्यक्ति खपत 42 अंडे व 1.6 किलोग्राम मांस प्रति वर्ष है, जिस कारण से इस क्षेत्र में व्यवसाय की असीम संभावनाएं उपलब्ध हैं। 2006-07 में मुर्गी पालन उद्योग ने 316 करोड़ का निर्यात किया। अन्य प्रमुख आर्थिक गतिविधि मछली पालन है। इस उद्योग में जुड़कर लगभग 14 मिलियन लोगों को रोजगार मिला है। 2006-07 में मछली उत्पादन 6.91 मिलियन टन था, जिसमें 3.0 समुद्री एवं 3.8 भूमिगत था। मछली उद्योग के द्वारा समुद्री मछलियों का निर्यात करके बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। 2005-06 में भारत ने 5,51,000 टन मछली निर्यात करके 7,019 करोड़ रुपए के समतुल्य विदेशी मुद्रा अर्जित की। समुद्री तट पर रहने वाले लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन भी मछली उद्योग व पालन है। इसके अतिरिक्त भेड़, बकरी पालन एवं सूअर पालन तथा शहद का काम भी ग्रामीणों को अच्छा रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। लगभग 128 लाख सूअर एवं 158 सूअर फार्मों का संचालन राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 2003 की पशु गणना के अनुसार देश में 8.147 करोड़ भेड़ें, 12.436 करोड़ बकरी थी, जिनमें 50 लाख परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं। 2005-06 के दौरान देश में 500 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया गया। बोध प्रश्न 2। 1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लिवस्टॉक का क्या महत्व है? 2.5. ग्रामीण क्षेत्र में श्रम शक्ति। जहां तक रोजगार एवं आजीविका के स्रोतों का संबंध है, 2001 की जनगणना के अनुसार अभी भी 72.18 करोड़ जनसंख्या गांवों में रह रही है, जिनकी आजीविका ग्रामों से ही चल रही है। भारत की 1028 करोड़ जनसंख्या में से 7,218 करोड़ गांवों में निवास करती है। तालिका 5, भारत में श्रम शक्ति की श्रेणियां, करोड़ में। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें।
तालिका 5 से हमें पता चलता है कि कुल 42.22 करोड़ श्रम शक्ति में से 31.00 करोड़ ग्रामीण है, जो कि 77.07% है। इस कुल श्रम शक्ति में से 40.22 जुताई में कृषि मजदूर 33.03% है। इन दोनों का योग 77.25% कुल ग्रामीण श्रम शक्ति है। इससे ग्रामीण जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता का पता चलता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कृषि मजदूर की मांग में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। ग्रामीण मजदूरों का खेती मजदूरी में भागीदारी 1981 में 30% तथा 2001 में 33% हो गई। 2.5.1 ग्रामीण निर्धनता एवं ग्रामीण बेरोजगारी। निर्धनता मानव समाज का एक कड़वा सच है। अनेक उपायों के बाद भी निर्धनों की संख्या में विशेष सुधार नहीं हुआ है। 300 मिलियन से अधिक आबादी अभी भी निर्धनता रेखा से नीचे रह रही है। हालांकि निर्धनता दर से नीचे जीवनयापन करने वाली संख्या के प्रतिशत में कमी आ रही है। तालिका 6 में निर्धनता दर में आई कमी को दिखाया गया है, जो शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है। तालिका निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या मिलियन में, वर्ष ग्रामीण। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण निर्धनता दर में कमी आई है। ग्रामीण निर्धनता कृषि मजदूर एवं कारीगरों पर केंद्रित है। कृषि ग्रामीण मजदूर 1993-94 एवं 2004-05 में 45% जनसंख्या थी। ग्रामीण समाज में स्वरोजगार 32% से कम होकर 21% रह गया है। ग्रामीण निर्धनता का मुख्य कारण बेरोजगारी, कृषि कर पिछड़ापन एवं कम पारिश्रमिक मिलता है। ग्रामीण बेरोजगारी को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 1. मौसम आधारित बेरोजगारी। अधिकतर कृषि भूमि में एक बार ही बुवाई होती है। इसके पश्चात लोग वर्ष में कई महीने बिना कार्य के रहते हैं। 2. विशेष बेरोजगारी। इसका तात्पर्य कार्य में अतिरिक्त श्रम शक्ति में लगने से होता है। अनुमानतः प्रत्येक छठा व्यक्ति अतिरिक्त श्रमगार है, जो कृषि मजदूरी की आवश्यकता से अधिक है। नेशनल सर्वे सैंपल की रिपोर्ट के 55वें राउंड के बाद यह रिपोर्ट ग्रामीणों की बेरोजगारी के बारे में स्पष्ट करती है कि ग्रामीण क्षेत्र का श्रम शक्ति से अनुपात, जो 1983 में 18% था, 2000 तक 1.96% हो गया। ग्रामीण बेरोजगारी के अनेक कारण है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, कृषि की अनिश्चितता, खेतों का छोटे होते आकार, साइड रोजगार की कम, कुटीर उद्योग का ह्रास एवं कृषि में पुरानी तकनीकों का प्रयोग। 2.6 भारत में ग्रामीण ऋण व्यवस्था। किसी भी उत्पादन कार्य के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। कृषि को भी उत्पादक कार्य होने के कारण पूंजी चाहिए। हरित क्रांति होने के पश्चात कृषि में लागत बढ़ी है। अच्छी उपज वाले बीज, खाद, कीटनाशक, हार्वेस्टरों का प्रयोग, ट्रैक्टर, विद्युत चालित ट्यूबवेल, स्प्रिंकलर आदि का प्रयोग भी बढ़ा है। कृषि उत्पादों आदि की भंडारण, इन सब में पूंजी चाहिए। इनके अतिरिक्त ग्रामीणों को गौर उत्पादक कार्यों जैसे शादी विवाह, इलाज आदि के लिए भी धन चाहिए। ग्रामीण जनसंख्या की बड़ा हिस्सा छोटे किसान या खेतिहर मजदूर है। 1900 के 9वें राउंड के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि 48.8% परिवार ऋणग्रस्त है, जिसमें 61% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि उपज वाली भूमि है। इसमें भी इन लोगों में से 41.6% ऋण को कृषि संबंधित कार्य से अलग कार्य हेतु ऋण लिया था। यह जानना आवश्यक है कि ग्रामीणों को ऋण कौन देता है। पारंपरिक रूप से साहूकार, जमींदार आदि ग्रामीणों को धन उपलब्ध करवाते हैं। इसमें धन की आसानी से उपलब्धता तथा शासन दर न होने के कारण अधिकतम जनता, खासकर कमाए वाले व्यक्ति, घाटे में ही रहते हैं। इनकी इसमें मुख्य भूमिका भी है। INSS की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम सरकारी ऋण ही है एवं बाकी 42.3% ऋण साहूकारों, मित्रों एवं संबंधियों से लिया गया था। इस विशेषज्ञ समूह ने पाया कि 2003 में 4,800 करोड़ रुपए में से गैर सरकारी साधनों से 1,800 करोड़ रुपए में ब्याज दर 30% प्रतिवर्ष लिया गया था। प्रश्न यह उठता है कि ग्रामीण इतना अधिक ब्याज पर ऋण क्यों लेते हैं, जबकि दूसरे वाणिज्यिक संस्थान, बैंक आदि भी हैं।
इसके लिए दो पक्ष उत्तरदायी है। पहला, कर्जदारों का शिक्षित होना। दूसरा, यह रिप बिना अधिक कागजी कार्यवाही एवं ऋण आवश्यकता पड़ने पर तुरंत मिल जाता है। तथा तीसरा, यह ऋण गैर उत्पादन कार्य जैसे विवाह आदि उच्च ब्याज दर के कारण किसानों पर बोझ पड़ता है तथा साथ ही भूमि पर से अपना अधिकार या अन्य कीमती सामान आदि खो देता है। इससे स्पष्ट होता है कि कृषि कार्य से जुड़े लोगों के लिए औपचारिक संस्थाएं जैसे बैंक आदि को ग्रामीण क्षेत्रों में खोलकर विशिष्ट नीतियों के तहत कार्य करना चाहिए। कृषि ऋण पैकेज की घोषणा 2004 में की गई थी, जिससे 3 साल के अंदर अंदर कृषि के लिए संस्थानिक ऋण बढ़कर दुगुना हो जाए। तालिका 7, कृषि क्षेत्र के लिए सांस्थानिक ऋण, करोड़ में। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। किसानों को कृषि कार्य हेतु त्वरित एवं पर्याप्त सहायता देने के उद्देश्य से 1988 में किसान क्रेडिट स्कीम शुरू की गई। 2007 तक 705.55 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके। बोध प्रश्न 3 नोट। 1. क्या आप समझते हैं कि बैंकों द्वारा ग्रामीणों को ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए? 2. ग्रामीण पारंपरिक ऋण व्यवस्था के बारे में समझाइए। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 2.7 कृषि प्रबंधन। कृषि प्रयोग के संबंध में किसानों के लिए कृषि प्रबंधन एक नई अवधारणा है। इसका तात्पर्य उपलब्ध स्रोतों को बेहतर से बेहतर प्रयोग में लाकर अधिकतम उपज पैदा करना है। इसमें उच्च उपज वाले बीज, खाद, कीटनाशक, आधुनिक तकनीक, उचित सिंचाई तथा बेहतर मृदा कार्यक्रम, जल पुनर्संचयन आदि सम्मिलित हैं। 11वें प्लान के ड्राफ्ट में एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम जो 1994 में शुरू किया गया था, की विशेषता बताई गई है। मृदा क्षरण भूमि कटाव में 52 ने 85% तक कृषि योग्य भूमि में आई स्वसिंचाई बढ़ी है। जल स्तर में बढ़ोतरी तथा पेयजल की उपलब्धता में बढ़ोतरी तथा उत्पादकता एवं प्रति हेक्टेयर पैदावार भी 63% तक बढ़ गई है। यह कार्यक्रम जहां भी लागू किए वहां पर अन्य लाभ जैसे पशु चारा, रोजगार के अवसर तथा आय में बढ़त दर्ज की गई है। शोध यह बताते हैं कि यह कार्यक्रम अन्य गांवों में भी लागू किए जाने चाहिए। मृदा लैब द्वारा मृदा परीक्षण, मौसम के बारे में भविष्यवाणी, फसल बीमा सुरक्षा, तकनीकी ज्ञान का प्रयोग आदि को कई संस्थानों जैसे कृषि विज्ञान केंद्र आदि तथा इनके प्रसार के विशेष युक्तियां जैसे सूखा या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपनाए गए। 11वीं योजना यह भी इंगित करती है कि फसल कटाई के बाद भी 20-30% तक की हानि हो जाती है। यह फसल कटाई की ढांचागत सुविधाओं के अभाव में होता है, जिसमें पूर्व शीतलन का प्रबंधन भी शामिल है। मृदा प्रबंधन के तहत मृदा क्षरण को भी कम करना चाहिए, जिससे 33-67% फसल पैदावार का विभिन्न क्षेत्रों में नुकसान होता है। 2.8 बाजार अर्थव्यवस्था। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण, मास मीडिया आदि के बढ़ने एवं नगद भुगतान की प्रवृत्ति ने ग्रामीणों की क्रय शक्ति में वृद्धि की है, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाजार अर्थव्यवस्था फैल रही है। पारंपरिक ग्रामीण बाजार में हाट, साप्ताहिक बाजार, मेला आदि खास अवसरों पर लगते हैं। आपने राजस्थान का पुष्कर मेला या बिहार का सोनपुर मेला सुना होगा। हाट या साप्ताहिक बाजार हर बड़े गांव में या उन गांवों में लगते हैं जो शहरों के पास होते हैं। यहाँ पर दुकानदार अपनी अपनी अस्थायी दुकान लगाकर सामान बेचते हैं। यह जगह स्थायी नहीं होती, परंतु इसकी नियत स्थिति होती है, जहाँ तक कि ग्राहकों को भी मालूम होता है कि अमुक सामान कहाँ मिलता है। कभी कभी दुकानदारों को ग्राम पंचायत या प्रशासन को कुछ किराया देना पड़ता है। दुकानदार एवं ग्राहकों के बीच के संबंध स्थायी होते हैं। दुकान का स्थान पैतृक होता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इन्हें स्टॉल कहना ज्यादा सही है। इन हाटों में जरूरत का सभी सामान जैसे सब्जी, दाल, चावल, खाद्यान्न एवं कपड़े आदि सब कुछ मिलता है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने के कारण तथा लग्जरी सामान खरीदने की इच्छा के ग्रामीण की प्रवृत्ति इन बाजारों से बदल रही है। खपत का यह बदलता प्रारूप मीडिया के खेल के कारण है। बाजार सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में भारत एक बड़े बाजार के रूप में उभरेगा। कई बड़ी टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियां अब गांवों की तरफ रुख कर रही है।
अब बड़े बड़े गांवों में स्थायी दुकानें भी बनने लगी हैं। 2 दुकानें हालांकि विशिष्टता वाली नहीं होती, बल्कि उनमें सनी जरूरत का सामान जैसे पैकेज्ड स्नैक्स, मसाले, खाद्यान्न, दंत मंजन, कॉस्मेटिक, सामान्य दवाइयाँ, मोबाइल कैश, जूते या रेडीमेड गारमेंट आदि मिलता है। इन वस्तुओं के सामान बाजार या एमआरपी से तय होते हैं। ग्रामीण बाजार के हाट से मेले से स्थायी दुकानों या न्यूनतम आवश्यकता की जरूरत की चीजों की दुकान के तौर तरीकों में निम्न कारणों से होता है। 1. हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, रोजगार सृजन ने ग्रामीणों की क्रय शक्ति बढ़ाई है। 2. विज्ञापन में आधुनिक तरीकों, मास मीडिया, संचार तकनीकी ने लोगों में लग्जरी जीवन की चाह तथा उसे प्राप्त करने की शक्ति पैदा की है। 3. पलायन भी इसका एक कारण है। अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में अंदरूनी पलायन बहुत होता है। लोग पलायन करने के बाद भी अपने पैतृक स्थान से संबंध रखते हैं। पुरुष ही पलायन करते हैं तथा महिलाएं गांवों में ही रहती हैं। वे शहरों का रहन सहन तथा धन पैसा दोनों ही गांव में भेजते हैं। 11वें प्लान के ड्राफ्ट में बताया कि 1999-2000 में 10.27 करोड़ लोग तथा 2 करोड़ वार्षिक पलायन करते हैं। 4. गांव व शहर के संपर्क बढ़ने से गांवों एवं शहरों में अंतर कम हुआ है। यह सड़क एवं रेल के संसाधनों के प्रसार से हुआ है। 5. कंपनियों ग्रामीण बाजार को उद्देश्य बनाकर उनसे संपर्क कर रही हैं तथा अपने उत्पादों को गांवों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। 2.9 ग्रामीण उद्योग। प्राचीन और मध्यकाल से ही भारत के कुटीर उद्योग एवं दस्तकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर थी। मछलीपट्टनम, केरीनांड, वाराणसी ग्रामीण सूत के उद्योग केंद्र थे। आपने ढाका के मलमल, जो एक प्रकार का सिल्क होता है, के बारे में सुना होगा। 2.9 ग्रामीण उद्योग। प्राचीन और मध्यकाल से ही भारत के कुटीर उद्योग एवं दस्तकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर थी। मछलीपट्टनम, केरीनांड, वाराणसी ग्रामीण सूत के उद्योग केंद्र थे। आपने ढाका के मलमल, जो एक प्रकार का सिल्क होता है, के बारे में सुना होगा। यह इतना बारीक होता था कि इसकी साड़ी एक छोटे से छल्ले से निकल जाती थी, परंतु ब्रिटिश राज की नीतियों एवं औद्योगिकरण ने इसे तबाह कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन कुटीर उद्योग धंधों को जीवित करने के प्रयास किए। यह मान्यता है कि कुटीर उद्योगों के विकास से ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी कम होगी तथा गांवों में समृद्धि आएगी। ग्रामीण उद्योग 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला छोटे उद्योग जिनमें बढ़ईगिरी, हैंडलूम उद्योग है तथा दूसरा ग्रामीण कुटीर उद्योग जिसमें मिट्टी के बर्तन, बीड़ी, टोकरी बनाना, जूता बनाना, गुड़ या चमड़ा बनाना आदि। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। छोटे उद्योगों में बिजली का प्रयोग होता है जबकि कुटीर उद्योग में नहीं होता है। कुटीर उद्योग में 10 से कम मजदूर काम करते हैं जो परिवार के ही सदस्य होते हैं। इसे पूंजी के निवेश के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। ग्रामीण उद्योग खाद्य एवं ग्रामोद्योग की सहायता से विकसित किया जा सकता है। इस संदर्भ में राज्य एवं भारत सरकार पर्याप्त सहायता प्रदान कर रही है। तकनीकी ज्ञान जैसे डिजाइन एवं पैकेजेज आदि शोध संस्थान, मार्केटिंग एवं निर्यात राज्य केंद्र सरकार के द्वारा प्रोत्साहित हो रहे हैं। इंडिया 2007 के अनुसार 1955-56 कुल ग्रामीण उद्योग का उत्पादन 16.47 बिलियन था, जिसमें 5.54 बिलियन खाद्य एवं 1093 अन्य ग्रामीण उद्योगों का था। यह 2004-05 में बढ़कर 1090.43 बिलियन रुपए हो गया, जिसमें खादी का 461.54 बिलियन तथा 10,458.59 बिलियन रुपए अन्य उद्योगों का हिस्सा था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसमें 622 गुना वृद्धि हुई। इसी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 76.7 लाख लोगों को रोजगार मिला। इसमें 8.63 लाख खादी एवं 68.14 अन्य उद्योगों में था। अंतर्राष्ट्रीय नारियल बाजार में श्रीलंका का आधिपत्य है, परंतु भारत भी इसका अच्छा उत्पादक है। 2004-05 में नारियल उत्पादों का कुल 1900 करोड़ रुपए का उत्पाद था, जो 3.85 मीट्रिक टन था।
इसमें अगले वर्ष लगभग 6.13% की वृद्धि दर्ज हो रही। इन उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण उद्योग किस प्रकार वृद्धि कर रहा है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में सहयोग करके निर्धनता एवं ग्रामीण बेरोजगारी को दूर कर। 2.10 सारांश। अधिकांश जनसंख्या अभी भी कृषि पर आश्रित है। दूसरे क्षेत्रों का विकास भी कृषि पर निर्भर है। नीति निर्धारकों ने सदैव कृषि क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया है। हालांकि इस क्षेत्र का परित्र आवश्यकता अनुसार बदलता रहा है। पिछले 6 दशकों में भारतीय कृषि ने सतत वृद्धि की है। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक उपाय जैसे भू सुधार तथा अन्य सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। इस इकाई का उद्देश्य छात्रों को फसल विधियों, विविध भारतीय कृषि, इससे जुड़े हुए अन्य व्यवसायों जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, मछली पालन आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। एक संक्षिप्त रूपरेखा स्वतंत्रता पूर्व बाद के इतिहास को भी बताया गया। इस इकाई में पाठकों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास, जो जजमानी से आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलने के बारे भी बताया गया। इस संदर्भ में जाति के महत्व को भी पर्याप्त स्थान दिया गया। कृषि की तरक्की, क्षेत्रीय असमानता, खाद्य एवं ग्रामोद्योग की भूमिका को भी भूमि प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। 2.11 प्रमुख शब्द। जजमानी व्यवस्था। यह एक सामाजिक आर्थिक संबंधों पर आधारित व्यवस्था है जो जाति पर वर्गीकृत है, अर्थात सेवा देने वाले एवं सेवा लेने वाले। फसल की तीव्रता। यह भूमि के प्रयोग की तीव्रता के बारे में है, अर्थात एक ही खेत में एक साल में कितनी फसलें उगाई जाती है। जमींदारी व्यवस्था। यह खेती की व्यवस्था थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1798 में उड़ीसा एवं बंगाल में शुरू की थी। हरित क्रांति। 1980 के दशक दूसरे हिस्से में कृषि उत्पादन में सराहनीय वृद्धि हुई तथा उत्तर भारत में प्रति हेक्टेयर फसल उपज में भी बढ़त हुई, जो कि जैव बीजों तथा उन्नत तकनीक में प्रयोग के कारण हुआ। यही हरित क्रांति है। भूमि प्रबंधन। यह भूमि के इस प्रकार के प्रयोग की विधि है जिसमें सतत वृद्धि के लिए भूमि से अधिक उपज एवं लाभ मिले। कृषक समाज। यह उस प्रकार के सामाजिक संबंधों का समाज है जो कृषि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को।